आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रॉपरली एक क्विक रिवीजन है। और चैप्टर का जो नाम है वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि आप लोगों ने जो सिस्टम है उसको देखना है कि भाई हमारे कंप्यूटर के अंदर से जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होती हैं। आया वो मतलब उसके लिए हम कोई सॉल्यूशंस निकालते हैं या फिर हम एल्गोरिथम्स लिखते हैं। हम लोग मेन क्या करते हैं कि जिससे ये हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती है। तो अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट इज़ यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एक्सेप्टिंग द इनपुट्स, परफॉर्मिंग ऑपरेशन एंड प्रेजेंटिंग द आउटपुट्स। सिंपली एक शॉर्ट सा फार्मूला यूज़ किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है आपसे इनपुट लेता है, उसके ऊपर एक्शंस को परफॉर्म करता है और उसके बाद आपको एक प्रॉपरली आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। अब ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये बेस्ड करता है कि आपके आईपीओज़ कैसे काम करते हैं। आईपीओ मींस दैट इनपुट, उसके बाद ओ से ऑपरेशंस वगैरह, एंड उसका जो पी जो है प्रोसेसिंग है एंड ओ जो है उसके आउटपुट्स हैं। तो आईपीओ जो है चार्ट है एक प्रॉपरली, उसका जो इसी चैप्टर में लास्ट में टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि हमारी कोई प्रॉब्लम अगर हमें आती है तो हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। और प्रॉब्लम इज़ अ चैलेंज जिसको हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसको आप बाय ऑन उसको आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसको आप डिकम्पोज करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो उससे आपको वो प्रॉब्लम जो है आसानी सॉल्व होती हुई नज़र आती हैं। जिसमें से जब प्रॉब्लम आती हैं तो कहते हैं कि आइडेंटिफाई द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। तो आपने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स देखने हैं, जिसमें से तीन जो मेजर पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक आप लोगों के डिसीजन प्रॉब्लम, दूसरा है सर्च प्रॉब्लम, तीसरा है काउंटिंग प्रॉब्लम। अब इन चीज़ों को ये जजमेंट आप लोगों ने खुद से करनी है कि भाई मैंने डिसीजन क्या लेना है। डिसीजन मींस यस या नो। बाइनरी नंबर्स मैंने आपको बताए थे जो कि बेस करते हैं 0 और 1 के ऊपर। 0 मीन फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू, लाइक अ स्विच ऑन एंड ऑफ। ठीक है, इसी तरह जब आप डिसीजन प्रॉब्लम को देखते हो तो डिसीजन प्रॉब्लम में आपने जस्ट एक चीज़ को देखना होता है कि यहाँ तो प्रॉब्लम का आपने यस लेना है या आपने नो लेना है। मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर एक नंबर बता देता हूँ, ठीक है, फिर मैंने आपसे क्वेश्चन ये करना है कि ये बताएं ये इवन है या ऑड है। अब ये डिसीजन आपने मस्ट लेना है, इसको छोड़ नहीं सकते। या तो मुझे ये बताओगे कि सर ये इवन नंबर है, या मुझे ये बताओगे कि ये ऑड नंबर है। तो डिसीजन प्रॉब्लम इस चीज़ को कहते हैं। नेक्स्ट वन एक सर्च प्रॉब्लम है। सर्च प्रॉब्लम की मींस कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जब फेस होती है तो आप उस चीज़ की कोई ना कोई सर्च करते हो ताकि आप क्या कर सको, उस चीज़ तक पहुंच सको। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये देना चाहूँगा कि मैं ट्रैवल करता हूँ फ्रॉम लाहौर टू कराची। ठीक है, तो गूगल मैप के ऊपर मैं अपनी सर्च को ऐड कर देता हूँ कि भाई जी मुझे जाना है कराची और लाहौर से मैंने अपना सफ़र स्टार्ट करना है। तो जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो वो मुझे पॉइंट हाईलाइट कर देता है कि भाई जी आपका जो ट्रैवल है वो लाहौर से स्टार्ट होगा, कराची तक ख़त्म हो जाएगा, बीच में इतने किलोमीटर्स हैं और इतना डेस्टिनेशन है, ये आपका सफ़र है। यहाँ फिर डायग्राम के मुताबिक है कि मैं एक इनपुट लेता हूँ, उसके ऊपर एल्गोरिथम लिखा जाता है, येस और नो का आपको सर्च करके बताएगा कि भाई आपकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या चीज़ है। ठीक है, ये बाकी जो डायग्राम्स हैं ये मैंने क्लास में आपको क्लियर करवाई थी, जस्ट एक एक थीम दे रहा हूँ कि ये है क्या। The next one is a counting problems. These problems works on the principles that if an even decision has a number of the choices and other decision even b number of choices, then the total number of the possible unique combinations would be a multiplied by b. शॉर्ट एंड बिल्कुल ही नॉर्मल वे से बताऊंगा कि आपने दो ब्लू पेंट्स ख़रीद ली हैं, सॉरी, एक आपने ब्लैक पेंट ख़रीदी, एक आपने ब्लू पेंट ख़रीदी, ब्लैक एंड ब्लू। इसी तरह टी शर्ट्स भी आपने डिफरेंट तरीके की खरीद, दो कलर्स की ख़रीद ली, लाइक ब्लू या ब्लैक ही देख ले। अब आपने ये देखना है कि आप ब्लू शर्ट्स को इन दोनों पैंट्स के साथ पहन सकते हो, इसी तरह ब्लैक शर्ट्स को भी आप इन दोनों पैंट के साथ पहन सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आपके पास अगर दो नंबर्स आते हैं तो आपने उसके पॉसिबल सेट्स को देखना है कि आपके इन दो नंबर्स के दो इवेंट्स के, ठीक है, कितने पॉसिबल सेट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप ए जो है उसमें ए एंड बी है
और ग्रुप बी जो है उसमें 1 एंड 2 है। अब आपने इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, A1 A2 B1 B2। तो दो नंबर एक ही ग्रुप में थे, दो नंबर दूसरे ग्रुप में थे, जब उसको मल्टीप्लाई किया तो 4 पॉसिबल सेट्स जो थे वो मेरे पास आ गए। तो काउंटिंग प्रॉब्लम्स में ये देखा जाता है कि हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं, मींस के हमने कितने इस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करके इश्यूज जो हैं बताने हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन से इश्यूज आ रहे थे। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमारे पास हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग some situation and according behaving to generate some responses. For example, problems the following 4 steps are used. कहते हैं हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एक एनालाइजिंग है। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी आप उसको एनालाइज करोगे, सोचोगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 2+2, तो एक जो अनपढ़ बंदा है उसको प्लस का नहीं पता, तो वो उस चीज़ पर सोचे भी तो नहीं, ठीक है। तो जब आप एक प्रॉब्लम को सोचते हो कि भाई ये 2 है प्लस भी साइन है फिर 2 है, तो प्लस का मतलब है इन दोनों को जमा कर दो। फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में आपकी गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हो जाता है या उसमें से हवा निकलती है, तो फिर आप सोचते हो, उसके ऊपर थिंकिंग करते हो कि यार ये गाड़ी अब कैसे ठीक होगी। दो ऑप्शंस है, या तो मैं इसको हवा डलवा दूं, या मैं इसका टायर चेंज करूं, या मैं इसका पंचर। तो ये 3 ऑप्शंस जो हैं आपको एनालाइज किए हैं, आपने सोचा है कि मैं एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। इसी तरह हमारे पास प्रॉब्लम्स के कुछ 4 स्टेप्स हैं। पहला जो है ए, ठीक है। ए में वो ये कहता है कि भाई डिफाइन एंड एनालाइज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज प्रॉब्लम एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। कहते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम क्यों आई है, इसके बारे में आप एनालाइज करते हो कि कैसे सॉल्व होगी। दूसरा है डिज़ाइन अ प्लान, फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लान बनाते हो कि आप अगर कंप्यूटराइज्ड है तो कोई ना कोई एल्गोरिथम लिखोगे। जैसे मैंने कहा कि गाड़ी का टायर है, तो आप दो चीज़ों को सोचोगे, यहाँ आप गाड़ी के टायर को चेंज करोगे, ठीक है, या आप किसी मैकेनिक की शॉप को देखोगे कि जो इससे पंचर लगा है। तो आपके पास दो पॉसिबल सॉल्यूशंस जो आए हैं, तो ये दिस इज़ अ प्लान। इम्प्लीमेंट ऑफ द प्लान, फिर आपने ये सोचा कि यार अगर मैं गाड़ी का टायर चेंज कर दूं तो मैं फ़ौरनली ट्रैवल कर सकता हूं, अगर मैं पंचर वाली दुकान ढूंढूंगा, मैकेनिक की दुकान ढूंढूंगा, तो उसमें मेरा टाइम लगेगा। तो इसमें से जो सूटेबल प्लान आपको लगा वो आपने अप्लाई किया। इवेलुएट व्हाट डिड आवर प्लान वर्क, जब आपने सोचा कि फॉर एग्जांपल आप खुद से टायर चेंज कर सकते हो तो आपने कर लिया, तो ये दिस इज़ द गुड प्लान, आपके लिए ये प्लान बहुत बेहतरीन था। इसी तरह इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, फिर 6 स्टेप्स आ रहे हैं। 6 स्टेप्स ये हैं कि डिफाइन एनालाइज अ प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, फिर उस प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर देते हो, अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हो। फिर आइडेंटिफाई द पोटेंशियल प्लान्स फॉर सब प्रॉब्लम्स सच एज प्लान ए प्लान बी, आपने अपनी प्रॉब्लम्स को देखा और प्रॉब्लम को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि यार मेरी प्रॉब्लम प्लान ए से सॉल्व हो सकती है, प्लान बी से या सी से, फिर आपने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है, आप देखते होंगे कि पेज नंबर यूनिट 2 ही है, आईपीओ चार्ट। आईपीओ चार्ट जो है स्टैंड्स फॉर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। द कंप्यूटर सिस्टम वर्क ऑन द इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। द एनालाइजिंग प्रॉब्लम allows us to break the problem down into the 3 components, input, output and the processing, ठीक है। अब कहता है इनपुट क्या है, इनपुट दैट नीड्स टू बी गिवन टू दिस सिस्टम। हमने एक इनपुट ली, सिस्टम को दे दी। फॉर एग्जांपल मैंने एक इनपुट ली है 2+2, अब ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करनी है। अब एक नॉर्मल सी सेंस है 2+2=4, मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मैंने सॉल्व करनी है, तो मैं कंप्यूटर को देता हूँ। तो मेरे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है लाइक 2+2, तो मैंने इनपुट किया, कंप्यूटर को दी, कंप्यूटर ने उसके ऊपर एक ऑपरेशन किया, ठीक है, ऑपरेशन किया, उसको प्रोसेस किया कि भाई 2+2=4 होता है। तो उसने प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट दे दी, आउटपुट क्या थी हमारा, आपके पास 4 आ गई, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर उसने काम किया। इसी के ऊपर हमारा एक चार्ट है जो कि आपको ये बताता है डेटा इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, एक डायग्राम एक टेबल बना हुआ है रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में। डेटा इनटू दी सिस्टम, प्रोसेस में कहता है
ऑपरेशन दैट विल बी अप्लाइड ऑन दी इनपुट, फिर कहता है डेटा हैज़ बीन टर्न्ड इनटू दी इंफॉर्मेशन। पहले इनपुट ली, उसी के ऊपर प्रोसेस किया गया इनपुट के ऊपर, फिर उससे एक इंफॉर्मेशन बन गई। ठीक है, तो ये आपके पास था आईपीओ चार्ट। इसी के नीचे आपको एग्जांपल और भी दी गई है, वो आप देख लें। ठीक है, फिर है हमारे पास आता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में ये कहा जाता है कि इम्पोर्टेंट्स कंप्यूटिंग थिंकिंग क्या है हमारे पास। तो इम्पोर्टेंट कंप्यूटिंग थिंकिंग्स हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखो, फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ करो। तो जब आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सोचते हो तो सबसे पहले आप यही करोगे कि भाई मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको ब्रेक डाउन करूँ। ठीक है, मेरे पास एक टास्क आता है, मेरे बर्डनाइज है वो टास्क, मैं उस टास्क को सॉल्व करने के लिए एक टीम को बनाता हूँ। ठीक है, मैं अपने टास्क को छोटे छोटे 3 बंदे लेता हूँ, छोटे छोटे 3 टास्क जो है उनमें डिवाइड कर देता हूँ, फिर 3 लोगों को लेता हूँ। एक को मैं कहता हूँ आप टास्क 1 करो, दूसरे को टास्क 2 करो, तीसरे को टास्क 3 करो। तो जब वो 3 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तो इट मीन्स कि वो मुझे आउटपुट फ़ौरन मिल जाएगी। लेकिन वही टास्क अगर मैं अकेले में करता हूँ तो मुझे 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, और अगर मैं वो 3 टास्क 3 बंदों में डिवाइड कर देता हूँ तो हर एक बंदा वो एक एक घंटे में कर लेगा, तो मुझे तो वो टास्क 1 घंटे में ही वापस मिल जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। एब्स्ट्रैक्शन, उसके ऊपर के एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं उनको ख़त्म कर दो। अननेसेसरी डिटेल्स को ख़त्म करो और उसकी जो वैलिड सोल्यूशन है उसको निकालो। फिर पैटर्न रिकग्निशन है, एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ द पैटर्न ऑफ द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्रीवियसली सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को देखो कि भाई इसमें से मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, उस प्रॉब्लम के ऊपर एक पैटर्न बनाओ या फिर कोई एल्गोरिथम लिखो। ठीक है, कि आप अपने प्लान करो कि भाई द एक्चुअल डिज़ाइनिंग ऑफ द सोल्यूशन, कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको आगे चलते हैं। इसी तरह से ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी है। फिर आप जब आगे जाते हो तो प्रिंसिपल ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग में एक है लॉजिकल थिंकिंग। Logical thinking refers to analyzing a particular situation or the problem using the reason and according to reaching up to one or the more decisions that are the sensible. The situation analysis refers gathering the relevant facts and then deciding the best way based on the reasons. आप लॉजिकल थिंकिंग करते हो। लॉजिकल थिंकिंग मीन आप अपनी प्रॉब्लम के ऊपर कुछ पॉइंट्स के ऊपर सोचते हो कि भाई ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। मैं आपको कहता हूँ कि 2+2 एक प्रॉब्लम है, आप कहते हो कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकती है, कंप्यूटर के कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकती है, माइंड अपने खुद दिमाग से सोचकर सॉल्व हो सकती है। अब ये 3 आपके पास लॉजिक्स आ गए। अब आपने इसके ऊपर सोचना है कि भाई सबसे फास्ट मेरे लिए और बेहतरीन कौन सा है। ठीक है, तो आप उस लॉजिक को अप्लाई कर देते हो। इसी के साथ आपका नेक्स्ट जो है वो एल्गोरिथम थिंकिंग है। फिर आप ये सोचते हो कि जब मेरी लॉजिकल थिंकिंग हो गई है तो अब मैं अपनी इस प्रॉब्लम को किसी एल्गोरिथम के थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूँ। लाइक इनपुट 3 नंबर्स, फर्स्ट लार्जेस्ट अमंग द 3 नंबर्स एंड आउटपुट में कहता है डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर। मैंने 3 नंबर लिए, उन तीनों नंबर्स में मैंने ये डिसीजन करना है कि कौन सा नंबर मेरा बड़ा नंबर है। तो उसके लिए मैंने एक एल्गोरिथम लिखा। एल्गोरिथम में लिखा जाता है कि स्टेप 1, लेट 3 नंबर्स बी, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 30। अब मैंने ये चेक करना है कि मेरा कौन सा नंबर बड़ा है। मैंने कहा अगर तो a जो है वो लार्जेस्ट है तो भाई चेक करो क्या a b से भी बड़ा है और क्या a c से भी बड़ा है। अगर तो a b और c से बड़ा है तो a ही बड़ा है। देन नेक्स्ट फिर मैं चेक करता हूँ, कहता हूँ इफ़ a इज़ द लार्जेस्ट देन स्टॉप द प्रोसेस। अगर a बड़ा निकलता है तो प्रोसेस स्टॉप कर दो, अदरवाइज चलो। और b को चेक करो, क्या b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c, देन b इज़ द लार्जेस्ट। अगेन वही स्टेप कि अगर b बड़ा है तो उसको प्रोसेस कर दें, शो कर दें, अदरवाइज इस चीज़ को प्रोसेस करते रहें। अगर ये दोनों प्रोसेस हो जाते हैं तो इसमें चेक हो जाएगा कि या a बड़ा है या b। अगर a भी बड़ा नहीं है b भी बड़ा नहीं है तो डेफिनेटली c नंबर इज़ द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है,
उसके बाद हम चले जाते हैं, हमारे कुछ पॉइंट्स हैं मेथड ऑफ डिज़ाइनिंग द सॉल्यूशन। हम कुछ डिज़ाइन करते हैं सॉल्यूशंस को, तो उसमें हमारे पास आ जाता है दो सॉल्यूशंस हैं। पहला है फ़्लो चार्ट और दूसरा है कॉन्सेप्ट मैप। तो जब हम अगर फ़्लो चार्ट की तरफ जाते हैं तो फ़्लो जैसा नाम से ही ज़ाहिर है कि हमें एक फ़्लो बताता है। फ़्लो चार्ट एक फ़्लो बताता है कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी। फ़्लो चार्ट इज़ आ diagrammatic representation of the algorithm. It describes what operations and required to be solved given the problem. कहते हैं फ्लो चार्ट में हमें ये बता दिया जाता है कि हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। और वो एक डायग्राम की शक्ल में बताता है कि भाई पहले मैंने इनपुट ली, फिर उसके ऊपर प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट हुई, कोई डिसीजन लिया गया या नहीं लिया गया। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स की तरफ मैं आता हूँ जिसमें हमारे कुछ डायग्राम्स हैं। डायग्राम्स आपको इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। तो उसमें से हमारे पास कुछ डायग्राम्स ऐसी हैं लाइक जैसे कि स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट, इनपुट टू द फ्लो चार्ट, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, डिसीजन टू बी टेकन, आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन, एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट हैं। जैसे स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट, तो जैसे ही आप स्टार्ट लोगे फ्लो चार्ट का तो उसके लिए एक डायग्राम है, मैंने क्लास में आपको बताई गई थी कि स्टार्ट के लिए डायग्राम कौन सी यूज़ की जाती है। फिर उसके ऊपर इनपुट होती है, इनपुट के लिए भी एक ख़ास डायग्राम है। नीचे मैं साइड पे चले आपको दिखा देता हूँ, ये डायग्राम्स हैं आपकी, ठीक है। तो डायग्राम्स मैंने लिख कर आप लोगों को कॉपी पे भी बताई हुई हैं और क्लास में भी, तो अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इनपुट होता है, फिर स्टार्ट किया जाता है फ्लो चार्ट की, फर्स्ट डायग्राम ली जाती है, फिर सेकंड में इनपुट दिया जाता है, फिर थर्ड में उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। फिर अगर डिसीजन लेना है तो वो चीज़ हो जाएगी। अब फ्लो चार्ट की एक एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। लाइक पहले स्टार्ट है तो स्टार्ट के लिए डायग्राम आप देख लें कैसी है। फिर इनपुट के लिए ये वाली शेप जो है आपको नज़र आ रही होगी, मैं डायग्राम थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, ठीक हो गया। जैसे कि स्टार्ट के लिए ऑल शेप है, फिर इनपुट ए बी सी डी ई, सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो ये आपके लिए क्या दी गई हैं, डायग्राम्स दी गई हैं। फिर प्रोडक्ट है इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी स्टेरिक डी एंड स्टेरिक ई। फिर एवरेज ली जाती है, एवरेज के लिए आपको एक फार्मूला प्रोवाइड किया गया है जिसको कहते हैं सम। और यहाँ पर डिवीजन के लिए वो डिवीजन डिवाइड साइन नहीं यूज़ करेंगे, स्लैश का साइन हम यूज़ करते हैं जिसके लिए हम 5 कर देते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे लिए आउटपुट है, तो आउटपुट के लिए आप सम प्रोडक्ट और एवरेज के लिए ये आउटपुट की डायग्राम ले लेंगे, फिर एंड कर देंगे। तो ये आपको प्रॉपरली एक पूरी शेप जो है वो दिखाई देगी कि भाई कैसे ये काम करती है, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो डायग्राम है वो आपको मैं दिखाता हूँ इसमें, वो देखें, और ये भी फ्लो चार्ट से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा लिया गया है जिसको हम कहते हैं डिसीजन डायग्राम, ठीक है। बाकी सारी स्टार्ट है, इनपुट है, आउटपुट के लिए वही ली गई है। एक डायमंड शेप है, तो डायमंड शेप हम किस लिए यूज़ करते हैं, डिसीजन के लिए। आगे चलते हैं तो हमारे लिए अब ये प्रॉपरली सारा एक आपको बताया गया है शेप्स के थ्रू कि शेप्स में है क्या, ठीक है। ये फिर आप लोग इसको स्टडी करें। फिर कॉन्सेप्ट मैप है फॉर द वीडियो गेमिंग डेवलपमेंट है, तो उसके लिए भी मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया हुआ था, अभी भी कर देता हूँ। तो प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ते हैं। लाइक मैं आपको कोई टास्क देता हूँ, भाई मैंने एक वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि वेबसाइट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उसका फिर फ्रंट एंड है, फिर उसका बैक एंड है। फ्रंट एंड के ऊपर लाइक बटन्स कहाँ पर होंगे, मेन्यूज़ कहाँ से डिस्प्ले होगा, और उसकी स्क्रीन का डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फ्रंट एंड हैं। तो उसके लिए आप कोडिंग करते हो, कोडिंग के लिए फिर आप उसके बैक एंड की तरफ जाकर उसको कनेक्ट करते हो, उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, फिर उसके लिए ग्राफिक्स यूज़ किए जाते हैं, फिर उसके लिए साउंड डिज़ाइन है, फिर उसकी टेस्टिंग है। तो ये सारा का सारा किस में आता है, कॉन्सेप्ट मैप में, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इस पेज के ऊपर, ये जो स्क्रीन के ऊपर है, इसको फिर आप लोग रीड करें तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है हमारा, और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं काइंडली इसके ऊपर गौर करें और